Hello friends, this is CA Uma Dhupar. So welcome back and let's begin with our cost audit part 2. पर उससे पहले very quickly let's summarize what we did in our part 1 वाली वीडियो. ओके चलिए, सो जल्दी से हम पहले इस चीज़ को रिवाइज करते हैं अपना पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले. ओके, सो इन लास्ट क्लास व्हाट वी डिड वाज कि स्टार्ट हमने किया था सेक्शन 148 से, और हमने क्या बात करी थी कि भाई सेक्शन 148 है जो कि है कॉस्ट ऑडिट का. अब सेक्शन 148 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है क्या, ऑर्डर पास करने की. अब सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है ऑर्डर पास करने की, तो ठीक है, पर कौन सा ऑर्डर भाई, कैसा ऑर्डर. सेक्शन 148(1) एंड सेक्शन 148 सबसेक्शन 2, यहाँ बात हुई है इन दोनों की. अब 148(1) सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है भाई कि आप ये बताओ कि कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जिनको अपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है. ओके, एंड 148(2) टॉक्स अबाउट कि 148(1) की ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जो अपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स तो मेंटेन कर रही हैं, तो ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जिनको कॉस्ट ऑडिट करवाना है, जिनको कॉस्ट ऑडिट भी कंडक्ट करवाना है. सो जाहिर सी बात यहाँ पर वो है कि अगर कंपनी कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रही तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑडिट की बात तो होगी ही नहीं. सो 148 सबसेक्शन 2 बेसिकली डिपेंड्स ऑन व्हाट, 148 सबसेक्शन 1. तो यहाँ पर जोन सी कंपनीज इंक्लूडेड हैं, जोन सी कंपनीज इन्वॉल्व हैं जो कि अपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रही हैं, उनमें से ही कुछ कंपनीज हैं जो कि कॉस्ट ऑडिट करेंगी. तो अगर हम एक सिंपल सी चीज़ देखें कि अगर ये हमारी बहुत सारी कंपनीज़, ठीक है, इनमें से कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई आप लोगों को तो अपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, मतलब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप कुछ चीज़ें मेंशन करोगे क्या कि कॉस्टिंग के बारे में, क्या चीज़ कि भाई मटेरियल क्या कंज्यूम हुआ है, लेबर क्या है, और आपका अदर आइटम्स की कॉस्ट क्या है. आप इन सब चीज़ों को मेंशन करोगे अपनी कॉस्ट ऑफ अपने अकाउंट्स में, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. पर अब जोन सी कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रही हैं, उनमें से भी कुछ ऐसी कंपनीज होंगी जिनको क्या करना है, जिनको कॉस्ट ऑडिट भी अपना परफॉर्म करना है, मतलब कॉस्ट ऑडिट भी कंडक्ट कराना है. सो आई होप दिस विद द हेल्प ऑफ दिस पाई चार्ट आपको थोड़ा सा और क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि 148 सबसेक्शन 2 में सिर्फ वही कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हीं कंपनीज़ को कॉस्ट ऑडिट कंडक्ट करने के लिए कह सकती है जिन्होंने कि अपना रिकॉर्ड मेंटेन किया हो, जो 148 सबसेक्शन 1 के अंदर अपना कॉस्ट रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर रही हैं. सो यहाँ पर हम दो चीज़ें कह सकते हैं कि यहाँ पर वो कंपनीज आती हैं जो 148 सबसेक्शन 1 में अपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर रही हैं, प्लस जिनकी नेट वर्थ या जिनका नेट टर्नओवर एक प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट से एक्सीड कर रहा है, तो उनको अपना कॉस्ट ऑडिट भी करवाना है. दिस वॉज अ शॉर्ट समरी ऑफ वट वी डिड इन लास्ट क्लास. सो इसके अलावा वट एल्स वी डिड वॉज कि एक छोटी सी चीज़ ये है कि अगर इनमें से कुछ कंपनीज ऐसी हैं कि जो किसी और रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा भी रेगुलेट की जाती हैं, तो हमें उन रेगुलेटरी बॉडीज़ से भी पहले कंसल्ट करना होगा. हमें मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को उन रेगुलेटरी बॉडीज़ से पहले कंसल्ट करना होगा बिफोर आस्किंग देम टू मेंटेन रिकॉर्ड्स और कंडक्ट ऑफ कॉस्ट ऑडिट. चलिए, लेट्स बिगिन विद आवर पार्ट 2 वाली क्लास. सो जस्ट अ स्मॉल रिकैप वंस अगेन. सो आप ये देख सकते हैं कि ये ऑर्डर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है फॉर मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स. ये है आपका सेक्शन 148 सबसेक्शन 1 के अंदर, और ये है आपका 148 सबसेक्शन 2 के अंदर. तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑर्डर ऑफ सच क्लास ऑफ कंपनीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन द ऑर्डर. ओके, तो ऑर्डर के अंदर ही मेंशन है कि कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जिनको अपना कॉस्ट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है, मतलब अपनी कॉस्ट अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भाई आपको मेंशन करनी है कुछ कॉस्ट की भी आइटम्स, और साथ में रेगुलेटरी बॉडी से अगर वो चीज़ें रेगुलेट होती हैं, फॉर एग्जांपल ट्राई, तो आपको इस पर्टिकुलर केस में उस रेगुलेटरी बॉडी से कंसल्ट करना है बिफोर आस्किंग देम टू स्टार्ट मेंटेनिंग देयर कॉस्ट रिकॉर्ड्स. अब कॉस्ट ऑडिट किन कंपनीज का होना है, कॉस्ट ऑडिट उन कंपनीज का होना है फॉर विच सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ मेड एन ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स. कहाँ पे ऑर्डर बना है, ये ऑर्डर बना है सेक्शन 148 सबसेक्शन 1, जिनको यहाँ पर
ऑर्डर के अंदर कहा जा चुका है कि आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं और उनकी नेट वर्थ या फिर उनका टर्नओवर कुछ पर्टिकुलर अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है तो उनको अपना कॉस्ट ऑडिट करवाना है। ओके, आइए। सो किया था कि कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स 2014। सो इट मीन्स व्हाट कि यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी वो यहाँ पर इन रूल्स के बेसिस पर नोटिफाई करेगी। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, कुछ रूल्स हैं, रूल 3, 4, 5, 6 जो हम पर्टिकुलरली इस वाले सेक्शन 148 में पढ़ेंगे। सो ओके, यहाँ पर हम पहली बात कर रहे हैं रूल 3 की। रूल 3 क्या कर रहा है, रूल 3 क्या कर रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है कि कौन सी कंपनीज पर ये लगेगा, स्पेसिफाई कर रहा है प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज। तो यहाँ पर क्या है, ये 6 रेगुलेटेड सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर आपका कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना बनता है। मतलब अगर आपकी कंपनी इन 6 रेगुलेटेड सेक्टर्स में से कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विस बना रही है और इसके अलावा उनका जो टर्नओवर है, कंपनी का जो टर्नओवर है वो मोर देन इक्वल टू 35 करोड़ है, तो उनको अपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है। और अगर आपकी कंपनी सपोज इन नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स में से किसी एक सेक्टर में आती है, अगर आपकी इन सेक्टर में आती है और उसका टर्नओवर 35 करोड़ से ज़्यादा है, तो हम उस कंपनी का कॉस्ट रिकॉर्ड्स हमें मेंटेन करने हैं, उस कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। ओके, चलिए हम देखते हैं। अब आगे हमारे पास एक छोटा सा फ्लो चार्ट, ओके, जिसके अंदर हमें ये पता चलता है कि प्रिस्क्राइब्ड कंपनी प्लस जिसका टर्नओवर कुछ पर्टिकुलर अमाउंट से अगर इंक्रीज़ होता है तो उन कंपनीज़ को अपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स कब मेंटेन करने हैं और कब उनको अपना कॉस्ट ऑडिट करवाना है। सो अब जब हमने पीछे 6 रेगुलेटरी सेक्टर्स पढ़े हैं, तो 6 रेगुलेटेड सेक्टर्स में से अगर आपकी कंपनी किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस में डील करती है और उसका टर्नओवर पिछले साल, देख रहे हैं आप, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो अगर पिछले साल 35 करोड़ या उससे ज़्यादा है, मोर देन इक्वल टू 35 करोड़ है, तो उस पर्टिकुलर केस में उस कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। अगर वो कंपनी रेगुलेटेड सेक्टर में नहीं आती, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स में आती है, और ने क्या कहा है कि नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स में आपकी कंपनी आती है एंड आपकी कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, तो आपकी कंपनी को तब मेंटेन करने होंगे जब उनका टर्नओवर पिछले साल का 35 करोड़ से ऊपर जाएगा। ओके, नाउ लेट्स कम टू सेकेंड थिंग। दिस इज़ योर रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 4 बात करता है आपकी किस चीज़ की, कॉस्ट ऑडिट की। रूल नंबर 4 किस चीज़ की बात करता है, कॉस्ट ऑडिट की। तो रूल 4 आपकी जो कॉस्ट ऑडिट की बात करता है वो ये कहता है कि अगर आपकी ओवरऑल कंपनी का जो टर्नओवर है, आपकी जो ओवरऑल कंपनी का जो टर्नओवर है, अगर वो 50 करोड़ या उससे ज़्यादा होता है, या फिर आपकी जो भी कंपनीज रूल 3 में कवर्ड हैं, जो भी आपकी कंपनीज रूल 3 में कवर्ड हैं, अगर उनका टर्नओवर, इंडिविजुअल कंपनी का टर्नओवर अगर 25 करोड़ से ज़्यादा होता है, तो ऐसे केस में उनको क्या करना है, अपना कॉस्ट ऑडिट करवाना है। दूसरे केस में अगर नॉन रेगुलेटेड सेक्टर है, तो ओवरऑल कंपनी का अगर टर्नओवर आपका 100 करोड़ से ऊपर जाता है तो आपको करवाना है। एंड रूल 3 में जो कंपनी आपकी मेंशन्ड है, इंडिविजुअल टर्नओवर उसका अगर आपका 35 करोड़ से ऊपर जाता है तो आपको कॉस्ट ऑडिट कराना है। चलिए इसको एक बहुत ही सिंपल वे में एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपकी एक कंपनी है PQNS, P फॉर पेट्रोलियम एंड S फॉर सपोज शुगर। आपकी ये कंपनी है, ठीक है, जो कि इन तीनों चीज़ों में डील करती है। तो इसका 18-19 का जो टर्नओवर था वो था लेट्स सपोज 60 करोड़, ठीक है, और इसी के अंदर आपका शुगर प्लस पेट्रोलियम का जो टर्नओवर था वो था 48 करोड़, ठीक है। तो ऐसे पर्टिकुलर केस में क्या आपकी कंपनी कॉस्ट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेगी?
कि आपकी कंपनी कॉस्ट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेगी? बताइए भाई। आप देखोगे यहाँ पर क्या कि ओवरऑल कंपनी आपकी कहाँ पे आती है, आपकी कंपनी रेगुलेटेड सेक्टर्स में आती है, तो आपकी कंपनी क्या कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करेगी? 35 करोड़ से ऊपर का है तो हाँ जी, आपकी कंपनी कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करेगी। तो पर क्या आपकी कंपनी कॉस्ट ऑडिट करवाएगी? तो कॉस्ट ऑडिट में हमें क्या देखना है कि ओवरऑल आपकी जो कंपनी का ग्रॉस टर्नओवर है वो कितना है, 60 करोड़, मींस इट इज़ मोर देन 50 करोड़। तो आपकी कंपनी कॉस्ट ऑडिट का फर्स्ट तो है कि ओवरऑल इसका मोर देन 50 करोड़ है। एंड जो आपकी इंडिविजुअल है, मतलब आप इसके अंदर क्या देखोगे, P प्लस Q प्लस S। क्या आपका P प्लस Q प्लस S आपका मोर देन 50 करोड़ है? हाँ है। एंड क्या आपका P प्लस S मोर देन 25 करोड़ है? बताइए क्या है मोर देन 25 करोड़? यस है। तो इट मीन्स व्हाट कि आपको कॉस्ट ऑडिट भी करवाना है। सो नाउ लेट्स डू वन मोर एग्जाम्पल। आपकी कंपनी डील करती है टी, कॉफ़ी एंड शुगर में। 18-19 का आपका ओवरऑल कंपनी का टर्नओवर, ओवरऑल कंपनी का टर्नओवर है 60 करोड़। अब आपकी इंडिविजुअली शुगर कंपनी का जो टर्नओवर है वो इसमें से कितना है, 50 करोड़। तो क्या आप कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे? बताइए क्या आप कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे? आपकी कंपनी का ओवरऑल कंपनी, मतलब आपकी कंपनी टी, कॉफ़ी, शुगर सब बनाती है, तो आपकी कंपनी का जो टर्नओवर है वो है 60 करोड़, और 60 करोड़ में से खाली शुगर कंपनी का जो टर्नओवर है वो है 50 करोड़। तो क्या आपकी कंपनी कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगी? हाँ करेगी। क्यों? क्योंकि भाई आपका क्या है, मोर देन इक्वल टू 35 करोड़ है आपकी कंपनी का टर्नओवर। पर क्या कॉस्ट ऑडिट मेंटेन करेगी? क्या कॉस्ट ऑडिट कंडक्ट कराएगी? बताइए। कॉस्ट ऑडिट कंडक्ट कराएगी? सोचिए, बताइए। कॉस्ट ऑडिट भी कंडक्ट कराएगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कॉस्ट ऑडिट भी कंडक्ट करवाएगी। क्यों? क्योंकि ओवरऑल जो आपका पूरी कंपनी का टर्नओवर है, मतलब टी प्लस कॉफ़ी प्लस शुगर, इट इज़ मोर दैन 50 करोड़। और आपका खाली शुगर का भी जो टर्नओवर है वो क्या है, मोर दैन 25 करोड़। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो है इनमें कुछ चीज़ों का कि इनके अंदर, इन सब के अंदर फॉरेन कंपनीज इंक्लूड होती हैं। दूसरा, हमें कोई भी कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करने, मतलब हमें कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करने अगर आपकी कंपनी एक स्मॉल कंपनी है या माइक्रो कंपनी है, एज़ पर योर MSMED, मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट के अंदर अगर आपकी कंपनी एज अ माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज मानी जाती है तो आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स नहीं मेंटेन करने, तो आपके ऊपर वो पर्टिकुलर सेक्शन अप्लाई नहीं होता। अब दूसरी चीज़ कि अगर आपकी कंपनी सपोज MSME में आती है एज अ स्मॉल कंपनी तो आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करने। अब दूसरी चीज़, कॉस्ट ऑडिट कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा? कॉस्ट ऑडिट वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा अगर आपका टोटल रेवेन्यू जो है उसका 75% या उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट के अंदर आता है। तो उसका अगर मोर देन 75%, अगर आपका जो टोटल रेवेन्यू का मोर देन 75% अगर एक्सपोर्ट से आता है तो आपके ऊपर कॉस्ट ऑडिट नहीं लगेगा, तो आपके ऊपर कॉस्ट ऑडिट नहीं लगेगा। दूसरी चीज़, अगर आपकी कंपनी SEZ में काम कर रही है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, तो भी आपके ऊपर कॉस्ट ऑडिट, तो भी आपके ऊपर कॉस्ट ऑडिट नहीं लगेगा, तो भी आपके ऊपर कॉस्ट ऑडिट नहीं लगेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनीज विच आर ऑपरेटिंग इन SEZ या फिर कंपनीज हुज रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट इन फॉरेन एक्सचेंज एक्सीड 75% ऑफ टोटल रेवेन्यू, मतलब टोटल रेवेन्यू का मोर देन 75% अगर आपका एक्सपोर्ट से आ रहा है तो कॉस्ट ऑडिट नहीं लगेगा। अब तीसरी चीज़ जो है, यहाँ पर 3 चीज़ें जिन पर कॉस्ट ऑडिट नहीं लगेगा। तीसरी चीज़ है आपकी, जो कंपनी अपने लिए ही इलेक्ट्रिसिटी बना रही है फॉर कैप्टिव कंजम्पशन, मतलब जो अपने लिए ही इलेक्ट्रिसिटी बना रही है। फॉर एग्जांपल योर बिजनेस इज़ ऑफ सपोज प्रोड्यूसिंग
पर्टिकुलर प्रोडक्ट और आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में इतनी इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है कि आपने सोचा भाई हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद ही बना लेते हैं, तो आपने एक पर्टिकुलर पावर प्लांट बनाया अपना जिसमें आप अपनी ही कंपनी के लिए इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो, मतलब उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है तो उस इलेक्ट्रिसिटी को आप अपने ही पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो फॉर कैप्टिव कंजम्पशन, तो वहाँ पर उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का कॉस्ट ऑडिट नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो भी चीज़ आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो आपकी अपने ही कंपनी के लिए बन रही है। सो इफ़ योर कंपनी इज एंगेज्ड इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर आपकी कंपनी इलेक्ट्रिसिटी बना रही है फॉर कैप्टिव कंजम्पशन थ्रू कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट। अब यहाँ देख सकते हैं कि हमारी जो एक इंडस्ट्री थी, रेगुलेटेड इंडस्ट्री, इसके अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर आ रहा है। तो अगर आपकी कंपनी इलेक्ट्रिसिटी बनाती है तो वो आपकी एक रेगुलेटेड सेक्टर में आती है। तो आपको क्या देखना है कि आपको ये देखना है भाई कि क्या आपकी कंपनी का टर्नओवर 35 करोड़ से ज़्यादा तो नहीं है। अगर आपकी कंपनी का टर्नओवर 35 करोड़ से ज़्यादा है तो आप क्या करोगे भाई, आप कॉस्ट रिकॉर्ड्स को बनाओगे। अगर आपकी कंपनी टोटल टर्नओवर, मतलब टोटल कंपनी का टर्नओवर जो है वो मोर दैन 50 करोड़ है, तो आप क्या करोगे, तो आप उस पर्टिकुलर केस में अपना कॉस्ट ऑडिट भी करवाओगे। तो यहाँ पर अगर आपकी कंपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काम में इन्वॉल्व है, पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जो वो कर रही है वो अपने ही पर्पस कैप्टिव कंजम्पशन के लिए कर रही है, तो ऐसे पर्टिकुलर केस में वहाँ पर कॉस्ट ऑडिट नहीं होता। कि आपका नो कॉस्ट रिकॉर्ड्स, मतलब अगर कॉस्ट रिकॉर्ड्स ही नहीं मेंटेन करने तो कॉस्ट ऑडिट भी नहीं होगा फॉर मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। नो कॉस्ट ऑडिट फॉर कंपनीज वेयर रेवेन्यू of more than equal to 75% is from exports. दूसरा, company which is operating in special economic zone, and third, company which is involved in generation of electricity for captive consumption. सो ये बेसिकली चीज़ें आपकी कहाँ पे आ सकती हैं, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए ये चीज़ें हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट। और साथ में आपको एक चीज़ और समझनी है, मैं फिर से समझा रही हूँ कि आपके हैं रेगुलेटेड सेक्टर जहाँ पर आपकी कुछ 6 इंडस्ट्रीज़ हैं, दूसरा है आपका नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स जहाँ पर गवर्नमेंट अलग अलग इंडस्ट्री को स्पेसिफाई करती रहती है, जहाँ पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना और ऑडिट की रिक्वायरमेंट है। अब इन दोनों ही केस में कॉस्ट रिकॉर्ड्स कब कंपनी को मेंटेन करने हैं। अगर आपकी कंपनी रेगुलेटेड सेक्टर या नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स में फॉल करती है तो आपकी कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड्स कब मेंटेन करने हैं, आपकी कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड्स तब मेंटेन करने हैं जब आपकी कंपनी का जो टर्नओवर है वो कहाँ जाएगा, मोर देन 35 करोड़ जाएगा। अब दिस इज़ रूल 3। अब दूसरी चीज़, कॉस्ट ऑडिट कब कराना है। कॉस्ट ऑडिट तब कराना है जब ऑब्वियसली आपकी कंपनी जो है वो कहाँ पे फॉल करती है, रूल 3 में फॉल करती है। मतलब आपकी कंपनी ने क्या किया है, आपकी कंपनी ने कॉस्ट रिकॉर्ड्स तो मेंटेन करे हैं, पर कॉस्ट ऑडिट क्या उस कंपनी को करवाना है नहीं करवाना। अगर आपकी कंपनी का ओवरऑल टर्नओवर जो है वो मोर देन इक्वल टू 50 करोड़ है एंड आपका इंडिविजुअल कंपनी का टर्नओवर, कौन सी कंपनी, जो ऊपर रूल 3 में स्पेसिफाइड है। मतलब अगर आपकी कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रही है, साथ में एक पेट्रोलियम बना रही है, तो आप रेगुलेटेड सेक्टर में आते हो। अगर वो शुगर बना रही है तो भी आप रेगुलेटेड सेक्टर में आते हो। तो इंडिविजुअल टर्नओवर क्या है, मोर देन इक्वल टू 25 करोड़ है। तो यहाँ पे ध्यान रखना एंड है और नहीं। और नॉन रेगुलेटेड में क्या है, जब आपकी कंपनी को ओवरऑल टर्नओवर जो है वो मोर देन इक्वल टू 100 करोड़ हो, एंड यहाँ पे भी एंड है, इंडिविजुअल टर्नओवर जो है आपका मोर देन इक्वल टू 35 करोड़ हो, तो ही आपको कॉस्ट ऑडिट कंडक्ट कराना है। आपके लिए नो रिकॉर्ड्स, कोई कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करना अगर आपकी कंपनी मीडियम या स्मॉल एंटरप्राइज है एज पर MSMED एक्ट, या फिर नो कॉस्ट रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन्ड। और अगर आपकी कंपनी SEZ में
है, या फिर उसका जो टोटल रेवेन्यू है वो मोर देन 75% कहाँ से आता है, एक्सपोर्ट से आता है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है फॉर कैप्टिव कंजम्पशन, तो ऐसे पर्टिकुलर केस में नो कॉस्ट ऑडिट, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रूल 3 आपका हो गया, रूल 4 आपका हो गया। अब हम यहाँ बात करेंगे रूल 5 की। रूल 5 क्या कहता है, अंडर दीज रूल्स एवरी कंपनी इंक्लूडिंग ऑल यूनिट्स एंड ब्रांचेस, ऑल यूनिट्स एंड ब्रांचेस मतलब जितनी भी ब्रांचेस हैं और सारी यूनिट्स मतलब अगर अलग अलग प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं, अलग अलग यूनिट्स बनाई हैं, शैल बी इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर कमेंस्ड ऑन और आफ्टर 1 July 2014 मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड्स इन फॉर्म CRA1, मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड्स इन फॉर्म CRA1। तो हमारा CRA1 क्या है, फॉर्म जिसमें आपको क्या करने हैं, मेंटेन फॉर्म इन विच मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता चल गया था कि रूल 3 इज योर कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने में कौन सी स्पेसिफाइड कंपनीज आएंगी। रूल 4 इज़ योर कॉस्ट ऑडिट, कि कब कॉस्ट ऑडिट करवाना है, रूल 3 वाली जो कंपनीज़ हैं उनको कॉस्ट ऑडिट कब कराना है। अब आता है रूल 5 जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। रूल 5 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये भी हमारी क्या बात करता है, ये हमें ये बताता है कि हमें किस तरीके से कॉस्ट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है, हमें किस तरीके से कॉस्ट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है, ठीक है। चलिए, तो हमारे कॉस्ट रिकॉर्ड्स कहाँ मेंटेन होंगे, फॉर्म CRA1 में। कॉस्ट रिकॉर्ड शैल बी मेंटेन्ड ऑन रेगुलर बेसिस, ये रेगुलर बेसिस पे होंगे। सो कॉस्ट रिकॉर्ड्स आपके मेंटेन होंगे रेगुलर बेसिस पर, इन सच अ मैनर सो एज टू फैसिलिटेट कैलकुलेशन फॉर यूनिट पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। रेगुलर बेसिस पे होंगे टू फैसिलिटेट कैलकुलेशन ऑफ पर यूनिट कॉस्ट। और तीसरी चीज़ कि यहाँ पर आप पर यूनिट कॉस्ट कह सकते हो या फिर कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन कह सकते हो या फिर पर यूनिट कॉस्ट ऑफ सेल कह सकते हो, ठीक है। फॉर ईच प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, फॉर ईच प्रोडक्ट एंड सर्विस। और ये कब कंडक्ट होगी, ये एक्टिविटी आपको कब कंडक्ट करनी है, ये एक्टिविटी आप कर सकते हो कंडक्ट मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर हर साल के और एंड में मतलब एनुअली, ओके। सो अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है कि जो हमारा रूल 5 है, रूल 5 हमें क्या बता रहा है भाई, रूल 5 हमें बता रहा है कि हमें कॉस्ट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है फॉर्म CRA1 में, फॉर्म CRA1 में हमें कॉस्ट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है फॉर्म CRA1 में। और कैसे मेंटेन करना है, कैसे मेंटेन करना है ये भी बता रहे हैं, हाउ टू मेंटेन। हमें रेगुलर बेसिस पर मेंटेन करना है, ऐसे मेंटेन करना है कि हम पर यूनिट कॉस्ट को निकाल सकें, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को निकाल सकें, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ सेल्स को निकाल सकें, फॉर ईच प्रोडक्ट एंड सर्विस, फॉर ईच प्रोडक्ट मतलब हर प्रोडक्ट और सर्विस की अलग अलग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन निकाल सके। तो यहाँ पर यूनिट तो हमें इस तरीके से मेंटेन करना है। और ये कैसे मेंटेन करना है, तो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली ये एक्टिविटी कंडक्ट कर सकें, ओके। अब कॉस्ट रिकॉर्ड्स को कैसे मेंटेन करना है, द कॉस्ट रिकॉर्ड शैल बी मेंटेन इन सच अ मैनर सो एज टू एनेबल टू एक्सरसाइज एज फार एज पॉसिबल कंट्रोल ओवर द प्रीवियस ऑपरेशंस, कॉस्ट टू अचीव ऑप्टिमम इकोनॉमीज, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एंड अब बात ये आती है ना, कैसे करना है तो हो गया, पर ये आ रहा है क्यों करना है, ये आ रहा है हाउ। ये जो हमारा पैराग्राफ है ये बता रहा है हाउ और ये बता रहा है वाई।
हम क्यों पर यूनिट कॉस्ट को निकालना चाहते हैं? हम इसलिए निकालना चाहते हैं ताकि हम लोग अपना ऑपरेशंस के ऊपर पूरा कंट्रोल बना सकें, ऑपरेशंस की कॉस्टिंग के ऊपर एफिशिएंटली सारी रिसोर्सेज की यूटिलाइज कर सकें, ताकि बाद में जो पर यूनिट कॉस्टिंग आए हर प्रोडक्ट की वो कम आए, ताकि मार्केट रेट उसका कम हो। सो बेसिकली यहाँ पर इन चीज़ों की वजह से हम क्या कर रहे हैं, ये ऊपर वाले सारे काम कर रहे हैं, पर यूनिट कॉस्टिंग निकाल रहे हैं। ओके, अब आ गया है रूल 6। रूल 6 कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। भाई कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट कैसे करना है? पहले कुछ बातें ये समझिए कि जो हमारा कॉस्ट ऑडिटर है ना, भाई कॉस्ट ऑडिटर हमारा इंटरनल ऑडिटर नहीं हो सकता, ना ही कॉस्ट ऑडिटर हमारा एक्सटर्नल ऑडिटर हो सकता है, ठीक है। ना ही कंपनी ये कह सकती है कि भाई हमने अपना फाइनेंशियल ऑडिट, हमने स्टैट ऑडिट तो करवा लिया है, तो भाई हमें फिर कॉस्ट ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है, या फिर हम कॉस्ट ऑडिट करा रहे हैं तो हमें फाइनेंशियल ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है। सो इसका सेक्शन का 148 सेक्शन का आपके फाइनेंशियल ऑडिट से कोई लेना देना नहीं है। ओके, कॉस्ट ऑडिट इज़ डिफरेंट। तो यहाँ पर बात आती है कि कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट कैसे होगा? वो अपॉइंट होगा बोर्ड मीटिंग में। अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर इज डन विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन बोर्ड मीटिंग। अब आप ये चीज़ देख सकते हैं कि कॉस्ट ऑडिट हमने करवाना है या नहीं करवाना, ये हम चीज़ कैसे डिसाइड करते हैं? हम अपने पिछले साल इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पर देखते हैं। अगर आपकी कंपनी एक रेगुलेटेड सेक्टर में आती है, उसका जो टर्नओवर है वो 35 करोड़ से ज़्यादा है, ओवरऑल कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है, और इंडिविजुअल प्रोडक्ट का जो टर्नओवर है वो आपका किससे ज़्यादा है? 25 करोड़ से ज़्यादा है। तो ऐसे पर्टिकुलर केस में आप ये देखिए कि आपकी जो कंपनी है उसको कॉस्ट ऑडिट कराना है, ये बात आपको पता चल चुकी है। तो ये बात आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में ही पता चल जाएगी, क्योंकि ये लास्ट ईयर के बेसिस पर हम डिसाइड कर रहे हैं। तो आपको 180 डेज़ के अंदर अंदर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर आपको बोर्ड मीटिंग के अंदर अपने कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करना है विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। क्यों? क्योंकि आप कॉस्ट ऑडिट करवाओगे या नहीं करवाओगे, आपने कंडक्ट कराना है या नहीं कराना है, ये आप कैसे डिसाइड कर रहे हो? अपने इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पर। अब कंपनी को, अगर कंपनी ने कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट किया तो कंपनी को किसे इन्फॉर्म करना है? कंपनी को ऑब्वियसली कॉस्ट ऑडिटर को इन्फॉर्म करना है कि कॉस्ट ऑडिटर को कि भाई आप हमारी कंपनी के कॉस्ट ऑडिटर बन चुके हो। यही सेम काम हम तब भी करते थे जब हम लोग अपना एक्सटर्नल ऑडिटर अपॉइंट करते थे। सो कॉस्ट ऑडिटर टू होल्ड ऑफिस टिल एक्सपायरी ऑफ 180 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए वो अपॉइंट हुआ है उस फाइनेंशियल ईयर के क्लोज होने के 180 डेज तक वो उस कंपनी का कॉस्ट ऑडिटर रहेगा, या फिर टिल द सबमिशन ऑफ हिज रिपोर्ट विच एवर इज अर्लियर। सो आपका फाइनेंशियल ईयर 1920 है, आपका फाइनेंशियल ईयर 1920 है। इस 1920 में ऑडिट कंडक्ट होना है या नहीं होना, कॉस्ट ऑडिट, ये आप कैसे डिसाइड करोगे? 18-19 के आपकी कंपनी के टर्नओवर के बेसिस पे। अब आपको पता चल गया है स्टार्टिंग में कि भाई हमने कॉस्ट ऑडिट करना है, हमारा तो टर्नओवर 35 करोड़ से ज़्यादा है और हमारा ओवरऑल टर्नओवर भी 50 करोड़ से ज़्यादा है। तो अब ऐसे पर्टिकुलर केस में आपको 1920 मतलब 1 अप्रैल 2019 स्टार्ट होने के बाद 180 डेज़ के अंदर अंदर अपना क्या करना है? कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट करना है। तो जो आपने ये कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट किया, ये कब तक ऑफिस होल्ड करेगा? ये ऑफिस होल्ड करेगा ये 1920 पूरे साल प्लस 1920 ख़त्म होने के बाद 180 डेज़ तक ये क्या करेगा? आपको ऑफिस होल्ड करेगा, और सबमिशन ऑफ हिज रिपोर्ट, उसने जो कॉस्ट ऑडिट की रिपोर्ट है उसकी सबमिशन विच एवर इज़ अर्लियर। अब जो कंपनी है उसका क्या रोल है? उसको कॉस्ट ऑडिटर को भी इन्फॉर्म करना है। अब जो कंपनी है उसने कॉस्ट ऑडिटर को तो इन्फॉर्म कर दिया, इसके साथ वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इन्फॉर्म करेगी, क्योंकि जो कॉस्ट ऑडिटर है उसके अपॉइंटमेंट का इन्फॉर्मेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देना है। और वो कब देना है? फाइल अ नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर विद सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 30 डेज ऑफ बोर्ड मीटिंग, विद इन 30 डेज ऑफ बोर्ड मीटिंग, और 180 डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मतलब 180 डेज़ के अंदर तो आपने कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करना ही करना है, और 30 डेज़ के अंदर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना है। मतलब जो आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है 19-20, उसके स्टार्ट होने के 180 डेज़ तक
आपके भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चल जाना चाहिए कि भाई कॉस्ट ऑडिटर आपने अपॉइंट कर लिया है, मतलब नॉट मोर देन 180 डेज। तो सपोज कर लो आपने अगर अप्रैल में ही अपना ऑडिटर अपॉइंट कर लिया, तो आप 180 डेज पूरा होने का इंतज़ार नहीं करोगे, जैसे आपने अपॉइंट किया आप विद इन 30 डेज सेंट्रल गवर्नमेंट को बता दोगे। पर अगर सपोज कर लो आपने ये ऑडिटर अपॉइंट किया बिल्कुल एंड में 180th डे को, जो आपका साल स्टार्ट हो गया, और आपने साल स्टार्ट होने के जो 180वें दिन में आपने कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट किया, तो अब इसके बाद आपको 30 डेज और नहीं मिलेंगे कि भाई 30 डेज का टाइम है आपके पास, तो आपको उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना है। यहाँ पर है 30 डेज और 180 डेज फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ पर आपको उसी दिन ही सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, यू कैन नॉट वेट फॉर 30 डेज, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, विद इन 30 डेज ऑफ बोर्ड मीटिंग और 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर विच एवर इज अर्लियर। और आप कैसे इन्फॉर्म करोगे, CRA-2। ओके, जो आपका CRA-1 फॉर्म था उसमें आप क्या कर रहे थे, मेंटेनेंस ऑफ फॉर्म इन विच यू मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड्स। और आपका जो CRA-2 फॉर्म है उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, फाइल नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर विद सेंट्रल गवर्नमेंट। आप CRA-2 फॉर्म में सेंट्रल गवर्नमेंट को एक नोटिस भिजवा रहे हो कि भाई आपने अपने कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया है। ओके, चलिए अब हमारा CRA-1 फॉर्म भी हो गया, CRA-2 फॉर्म भी हो गया, हमने कॉस्ट ऑडिटर को भी अपॉइंट कर लिया। कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट कैसे किया, एक बार फिर से देखते हैं। हमने कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट किया है बोर्ड मीटिंग में, कब, विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अब जैसे हमने अपॉइंट किया हमें कॉस्ट ऑडिटर को भी इन्फॉर्म करना है, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इन्फॉर्म करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट को हम कैसे इन्फॉर्म करेंगे भाई, हम सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेंगे फॉर्म CRA-2 में। ओके, और सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करने का टाइम लिमिट क्या है, विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ बोर्ड मीटिंग, या फिर विद इन 180 डेज फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विच एवर इज अर्लियर। अब इन्फॉर्म कर रहे हो फॉर्म नंबर CRA-2 में। और जो कॉस्ट ऑडिटर आपने अपॉइंट किया है वो कब तक आपका ऑफिस होल्ड करेगा, टिल 180 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर जिसके लिए वो अपॉइंट हुआ था, और टिल सबमिशन ऑफ हिज कॉस्ट ऑडिटर्स रिपोर्ट विच एवर इज अर्लियर। अब जो कॉस्ट ऑडिटर, अब ये सारी बातें तो हो गई, अब जो कॉस्ट ऑडिटर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा, अब हम बात करते हैं उस रिपोर्ट की, वो रिपोर्ट कब सबमिट करेगा, विद इन 180 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर जिसके लिए वो अपॉइंट हुआ था। और जो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट है वो किस फॉर्म में सबमिट होगी, वो फॉर्म में होगी CRA-3 में सबमिट होगी, वो आपकी सबमिट होगी CRA-3 में। सो अब हमारा यहाँ पर क्या आ गया, CRA-3 भी आ गया कि भाई CRA-3 में आप कि जो कॉस्ट ऑडिटर है वो बोर्ड को सबमिट करेगा, क्या, अपनी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करेगा, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट विद इन कितना, 180 डेज। और अब देखिए आगे आपकी यहाँ पर क्या है, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। अब ये जो है कॉस्ट ऑडिटर ने ये रिपोर्ट जो है कॉस्ट ऑडिटर ने बना ली है, ये रिपोर्ट इसके हाथ में है। ये इसने किसको सबमिट करनी है, ये इसने सबमिट करनी है बोर्ड को। ठीक है, कितने दिनों में, विद इन 180 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, ये इसे सबमिट करनी है बोर्ड को। कौन से फॉर्म में, CRA-3 फॉर्म में। अब जैसे ही बोर्ड को ये वाली रिपोर्ट मिलेगी, बोर्ड को ये वाली रिपोर्ट, बोर्ड को, जो बोर्ड नहीं बैठा हुआ हमारा बोर्ड है कंपनी का, उसको ये रिपोर्ट सबमिट करनी है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। कौन से फॉर्म में, CRA-4 वाले फॉर्म में। और ये कितने दिन में सबमिट करेगी, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिपोर्ट फ्रॉम द कॉस्ट ऑडिटर। ओके, तो चलिए एक बार दोबारा से हम इस चीज़ को रिवाइज करते हैं। जो आपकी कंपनी है, ठीक है, आपकी कंपनी को
जो अपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं वो उसे करने हैं किसमें, CRA 1 फॉर्म में कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। एक तो हो गई बात ये कि उसको CRA 1 फॉर्म में कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। ठीक है, अब आती है दूसरी बात। जो कंपनी, जो हमारा कॉस्ट ऑडिटर है वो कौन अपॉइंट करेगा, वो कंपनी अपॉइंट करेगी कॉस्ट ऑडिटर। ठीक है, कंपनी ने अपॉइंट कर लिया कॉस्ट ऑडिटर। ठीक है, और वो कब करेगी, विद इन 180 डेज फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ओके, और वो कॉस्ट ऑडिटर को भी बताएगी कि भाई हमने आपको अपॉइंट कर लिया है, और उसकी जो अपॉइंटमेंट है उसके बारे में किसको बताना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना है। और वो किस में बताया जाएगा, फॉर्म नंबर CRA 2 में, अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। तो ये किसको बताना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये किस में बताया जाएगा, फॉर्म CRA 2 में, ये बताया जाएगा फॉर्म CRA 2 में। अब तीसरी चीज़, कॉस्ट ऑडिटर ने क्या बनाई, रिपोर्ट बनाई। कॉस्ट ऑडिटर ने क्या बनाई, रिपोर्ट बनाई। इसने रिपोर्ट बनाई। इसको ये रिपोर्ट किसको देनी है, इसको ये रिपोर्ट देनी है बोर्ड को। कितने दिनों में, विद इन 180 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए अपॉइंट हुआ था उसके ख़त्म होने के 180 डेज के अंदर अंदर इसको ये रिपोर्ट किसको देनी है, बोर्ड को देनी है। और कौन से फॉर्म में देनी है, फॉर्म CRA 3 में। तो यहाँ पर क्या आ गई तीसरी चीज़ कि फॉर्म CRA 3 मतलब जो कॉस्ट ऑडिटर अपनी रिपोर्ट देता है किसको, बोर्ड को। कौन से फॉर्म में, CRA 3 फॉर्म में। अब आगे बोर्ड ये वाली रिपोर्ट किसको देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। कितने दिनों में, विद इन 30 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट फ्रॉम द कॉस्ट ऑडिटर, विद इन 30 डेज। और ये कितने में देगा, ये देगा फॉर्म आपका CRA 4 में। तो ये आ गया हमारा चौथा कि बोर्ड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो देगा कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट वो देगा CRA फॉर्म CRA 4 में। So you can read कि submit cost report to board of directors within 180 days from the closure of financial year in form CRA 3 or company shall furnish central government a copy of cost audit report within 30 days from the receipt of report in form CRA 4। तो अभी हमने रूल 3 पढ़ लिया, तो क्या आपका मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, रूल 4 कॉस्ट ऑडिट, रूल 5 कि भाई हमने कैसे मेंटेन करने हैं कॉस्ट रिकॉर्ड, रेगुलरली मेंटेन करने हैं, मंथली, क्वार्टरली, आपका हाफ ईयरली या एनुअली मेंटेन करने हैं। इस तरीके से मेंटेन करने हैं कि हम कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन निकाल सकें। तो इस तरीके से हम लोगों ने मेंटेन करने हैं। और रूल 6 क्या बात कर रहा है, अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर की, जो कि कहाँ अपॉइंट होगा, बोर्ड में अपॉइंट होगा। और जो बोर्ड की मीटिंग में अपॉइंट होगा तो उसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएंगे। जो रिपोर्ट मिलेगी वो रिपोर्ट हमें कॉस्ट ऑडिटर देगा फॉर्म CRA 3 में, और हम आगे सेंट्रल गवर्नमेंट को वही चीज़ रिपोर्ट की कॉपी देंगे फॉर्म CRA 4 में। ओके, चलिए आगे करते हैं। सो दिस इज़ वेरी 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 सिंपल थिंग। ओके ना। और अब बात की बात आती है अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर बाय बोर्ड 148(3). कॉस्ट ऑडिट इज कंडक्टेड बाय कॉस्ट अकाउंटेंट और अ फर्म ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट। कॉस्ट ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड बाय बोर्ड। Cost auditor shall be in addition to audit conducted by अंडर सेक्शन 143। ये बात हम कर चुके हैं पहले ही कि ऐसा नहीं है कि अगर कंपनी कहे कि भाई हम फाइनेंशियल ऑडिट तो कंडक्ट करवा ही रहे हैं, स्टैट ऑडिट, तो हम लोगों को कॉस्ट ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, अगर कंपनी फाइनेंशियल ऑडिट करवा रही है और अगर वो कॉस्ट ऑडिट के प्रोविजन के अंदर भी फॉल होती है तो उसे कॉस्ट ऑडिट भी कराना पड़ेगा। ओके, द ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 139, जो हम फाइनेंशियल ऑडिट, जो हम एक्सटर्नल ऑडिट अपॉइंट करते हैं, वो हमारा कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता, वो हमारा कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। ओके, और जो रेम्यूनरेशन है आपकी कॉस्ट ऑडिटर की वो उसी तरीके से होगी जैसे प्रिस्क्राइब करी गई है, मतलब उसी तरीके से होगी जैसे कि हमारा एक्सटर्नल ऑडिटर की अपॉइंट होती है। बेसिकली कौन देखता है ये चीज़, बोर्ड ही देखती है।
ओके, कंपनी शैल गिव असिस्टेंस एंड फैसिलिटीज टू द कॉस्ट ऑडिटर, और कंपनी वैसे ही कॉपरेट करेगी कॉस्ट ऑडिटर के साथ जैसे वो एक्सटर्नल ऑडिटर या इंटरनल ऑडिटर के साथ कॉपरेट करती है। अब आइए आगे देखते हैं प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। अभी जो हमने फ्लो चार्ट किया है बेसिकली ये उसी का ही कंटेंट पार्ट है, सो आप इसको रीड कर सकते हैं। कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट एन ऑडिट कमिटी, कंपनी नॉट रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट एन ऑडिट कमिटी, जहाँ पर वहाँ पर बोर्ड अपॉइंट करता है और यहाँ पर भी बोर्ड अपॉइंट करता है बट इन रिकमेंडेशन विद द ऑडिट कमिटी। दूसरे केस में रेम्यूनरेशन यहाँ पर बोर्ड फिक्स करता है और यहाँ पर रेम्यूनरेशन कौन फिक्स करता है, ऑडिट कमिटी रिकमेंड्स द रेम्यूनरेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, मतलब रेम्यूनरेशन बोर्ड ही फिक्स कर रहा है बट विद द रिकमेंडेशन ऑफ द ऑडिट कमिटी। द रेम्यूनरेशन कंसीडर्ड एंड अप्रूव्ड बाय बोर्ड इज रेटिफाइड बाय द मेंबर्स, तो मेंबर्स भी उस केस में रेटिफाई करते हैं रेम्यूनरेशन। ओके, आगे देखिए। सो इन शॉर्ट दिस इज़ अ वेरी सिंपल चैप्टर कॉस्ट ऑडिट। कुछ बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, कुछ बहुत माइनर सी चीज़ें जो आपको अपने ध्यान में रखनी है। इसके अलावा इस चैप्टर में ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं है कि हाँ भाई इसको बहुत अलग से करने की ज़रूरत है। इट्स वेरी सेम, लाइक फॉर एग्जांपल ये डिस्क्वालिफिकेशन राइट्स ड्यूटीज ऑफ कॉस्ट ऑडिटर हैं, दीज आर वेरी मच सिमिलर विद व्हाट वी डिड इन आर कंपनी ऑडिट। सो ये भी वही सेम है सारा। कंप्लायंस विद कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट ऑडिटर को सारे कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड से कंप्लाई करना पड़ेगा जो कि आपके इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने मेंशन किए हैं विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब कॉस्ट ऑडिट की रिपोर्ट जो है हम पढ़ चुके हैं कि जो कॉस्ट ऑडिटर है वो देगा बोर्ड को कितने दिनों में, 180 डेज में, और फॉर्म CRA 3 में। जो बोर्ड है वो वही ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी आगे सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा विद इन 30 डेज और अपनी एक्सप्लेनेशंस या अपने कुछ कमेंट्स के साथ। ड्यूली साइंड कॉस्ट ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द, ऑब्वियसली जब तक वो अपनी कॉस्ट रिकॉर्ड को साइन नहीं करेगा, रिपोर्ट को साइन नहीं करेगा, तब तक वो प्रॉपर कॉस्ट आपकी ऑडिट की रिपोर्ट नहीं मानी जाएगी। सो ड्यूली साइंड कॉस्ट ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द कॉस्ट रिकॉर्ड्स एग्जामिन्ड एंड कॉस्ट स्टेटमेंट, जो भी उसने कॉस्ट रिकॉर्ड एग्जामिन किए हैं उनके ऊपर जो उसने रिपोर्ट बनाई है एज पर दीज रूल्स, जो उसमें अटैचमेंट्स हैं, एनेक्स्चर्स हैं, क्वालिफिकेशंस हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, सब कुछ अटैच करके। तो आपकी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट में क्या होती है, ये सब चीज़ें होती हैं, मतलब सिग्नेचर भी होते हैं, सारे एनेक्स्चर्स होते हैं, उसने क्या क्या चीज़ों को चेक किया है, उसकी अटैचमेंट्स, उसकी सारी अपनी क्वालिफिकेशंस, सब कुछ सब मिलाकर कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, और दैट इज़ ड्यूली साइंड, वो आपकी बनती है कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट एंड इट शैल बी सबमिटेड टू योर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब ये कब सबमिट करनी है, विद इन 30 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, और आगे कंपनी जो है वो किसको दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। आगे जो बोर्ड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहा है कॉपी ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट अलॉन्ग विद फुल इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑन एवरी रिजर्वेशन और क्वालिफिकेशन। मतलब जो भी उसके अंदर कॉस्ट ऑडिटर ने अपनी क्वालिफिकेशंस डाली हैं या कोई पॉइंट्स डाले हैं उनके ऊपर उनके ऊपर जो बोर्ड है अपनी एक्सप्लेनेशंस देता है कि भाई ऐसी चीज़ क्यों है, कंटेन इन द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, और ये किस में जाता है भाई, CRA 4 फॉर्म में, इन XBRL लैंग्वेज, एक्सटेंसिव बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। ओके, और सेंट्रल गवर्नमेंट में कॉल फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कंपनी की बोर्ड की वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन कम लगती है तो वो आगे इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के लिए बुला भी सकती है। द कंपनी शैल फर्निश सच फर्दर इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन विद इन सच टाइम लिमिट एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, अब एक ही छोटा सा डिफरेंस है बिटवीन स्टैट ऑडिट एंड योर कॉस्ट ऑडिट, इसको हम क्विकली पढ़ लेते हैं क्योंकि अब ये डिफरेंस हम लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ऑडिटर है वो एग्जामिन करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, यहाँ वाला ऑडिटर एग्जामिन करता है कॉस्ट रिकॉर्ड्स को। ये एप्लीकेबल होता है सारी कंपनीज को करवाना होता है, ये खाली उनको करवाना होता है जो कि स्पेसिफाइड होती हैं सेक्शन 148 में। हमने पढ़ा है अभी सब कुछ ये कि कौन कौन सी कंपनीज को रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं और कौन सी कंपनी को रिकॉर्ड भी मेंटेन करने हैं और जिनको साथ में कॉस्ट ऑडिट भी करवाना है। इंश्योर कंप्लायंस विद द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, और ये कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स यहाँ पर CA कंडक्ट करता है, यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटेंट कंडक्ट करता है। यहाँ पर अपॉइंटमेंट होती है बाय मेंबर्स, ये हम पढ़ चुके हैं, और यहाँ पर होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अपॉइंटमेंट होती है AGM में, अपॉइंटमेंट होता है AGM अपॉइंटमेंट करता है, यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट करते हैं। जो अपॉइंटमेंट होता है विद इन 180 डेज फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, और हम नोटिस देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, और हम नोटिस देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को किस में बताइए, CRA 2 में। और टेन्योर क्या है,
टिल सबमिशन ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट और 180 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जो कॉस्ट ऑडिट की रिपोर्ट है वो देगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आगे देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देगा किसमें, फॉर्म CRA 3 में, और आगे जो बोर्ड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करेगा फॉर्म CRA 4 में। और ये कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट को, ये आगे इशू नहीं करा जाता मेंबर्स को। और यहाँ पर आपका जो अपॉइंटमेंट है वो AGM में होता है, कंक्लूजन होता है टिल नेक्स्ट AGM और 6th AGM। ऑडिट रिपोर्ट एड्रेस मेंबर्स और सबमिट टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये मेंबर्स को भी दिखाई जाती है और ये मेंबर्स को भी इशू करी जाती है। ओके, दिस वाज द डिफरेंस। नाउ वन मोर स्मॉल पॉइंट इज लेफ्ट। ओके, सो हमने इसमें ये देखना है, सो छोटा सा पॉइंट ये है कि अगर कभी भी कोई भी डिफ़ॉल्ट किया जाता है, कॉस्ट ऑडिट सेक्शन 148 के प्रोविज़न में कोई भी डिफ़ॉल्ट किया जाता है, उसे नहीं कॉम्प्लाई किया जाता, तो कंपनी और एवरी ऑफिसर जो कि डिफ़ॉल्ट में होगा उनको सेक्शन 147(1) जो हम पहले पढ़ चुके हैं अपने कंपनी ऑडिट में, उसके अकॉर्डिंग वो पनिशेबल होगा। और जो हमारा कॉस्ट ऑडिटर है अगर वो कुछ ऐसा काम करता है तो वो पनिशेबल होगा इन एज पर सेक्शन 147 टू सबसेक्शन 2 to 4 के अंदर जैसे मेंशन है उसके अकॉर्डिंग वो पनिशेबल होगा। अब सो दिस वाज योर कॉस्ट ऑडिट। सो इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक, इट्स वेरी इजी, और learning, keep doing it. Thank you.